हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करेंगे। उनमें हमारा जो पहला है वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इसी के साथ हम ऑपरेटिंग पॉइंट, डीसी लोड लाइंस वगैरह, ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको आइडिया दे देंगे। जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली से जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर और डीसी पर भी जो पहले लेक्चर हैं उनको आप एक बार अच्छे से देख लें, ताकि ये लेसन समझने में आपको आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। इजीली समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना आसान होगा। एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी आप इजीली अराइज कर सकते हैं और उनको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और जो मेनली ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है वो होता है फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए मेरा बेसिकली यूज़ होता है ट्रांजिस्टर। अब इसमें जो हमने एक आपके सामने सर्किट है, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मेरा जो ट्रांजिस्टर मैंने यूज किया है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर है। लास्ट टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजिस्टर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, उनके सिंबल्स के बारे में डिफाइन कर चुके हैं, और उनकी बाइसिंग किस किस मोड में यूज कर सकता हूं मैं, वो सब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया है। तो आप उस लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लें। मैंने बताया कि मैंने इस सर्किट में एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है, यानी कि एनपीएन में मैंने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज की है। इन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, उसमें आप देख लें एक बार। ठीक है, तो कॉमन बेस मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन में इसको यूज किया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और अगर मेरे को एम्पलीफाई कराना होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि मुझे जो ट्रांजिस्टर मेरा यूज होगा वो एक्टिव मोड में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लास्ट टाइम हमने 4 मोड डिस्कस किए थे, उनमें से एक्टिव रीजन में यानी कि एक्टिव मोड में मेरा ट्रांजिस्टर होना चाहिए अगर मुझे इससे एम्पलीफिकेशन का काम लेना है। तो अगर मुझे इसको एक्टिव मोड में रखना है तो आपको पता है कि जो मेरा इनपुट टर्मिनल है यानी कि एमिटर है, इसको मुझे फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। फॉरवर्ड बायस करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी बैटरी VEE है, ठीक है, इसको मुझे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को E के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो कलेक्टर टर्मिनल है मेरा, उसको मुझे रिवर्स बायस करना पड़ेगा। रिवर्स बायस करने का मतलब क्या है कि जो मेरा बैटरी का कलेक्टर टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में जोड़ूंगा। ओके, अब मैंने क्या किया हुआ है, एक लोड कनेक्ट किया हुआ है RL 5 किलोवाट, इसी से मैं अपनी आउटपुट सिग्नल लूंगा इसी के अक्रॉस। ठीक है, और इनपुट सिग्नल में एमीटर साइड से दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको ये मेरी इनपुट साइड होती है और ये आउटपुट साइड होती है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मेरे पास कोई एसी सिग्नल है आपका VS, ठीक है, और एक मैंने लोड कनेक्ट किया हुआ है RL 5 किलोवाट का, ठीक है, आउटपुट सर्किट में। अब जो भी कोई आउटपुट सिग्नल मिलेगा या एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा वो मुझे इसी के अक्रॉस मिलेगा, जो कि वो होगा V0। ठीक है, ये मैंने आपको डिनोट करके दिया हुआ है V0 से, तो मेरा आउटपुट सिग्नल इसी के अक्रॉस मिलेगा। अब क्या होता है कि जो AC इनपुट सिग्नल है यानी कि VS जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो डीसी वोल्टेज है VEE, इसको सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा। बेसिकली क्या होगा कि जो बेस एमिटर वोल्टेज है मेरा, ये टाइम के साथ वेरी करने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये टाइम के साथ में वेरी करने लग जाएगा, जो मेरा VBE होगा। ठीक है, और जब ये वेरी करेगा तो आपको पता है इसके कारण मेरी एमिटर करंट जो है वो भी वेरी करने लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसी का फैक्टर होता है। तो अगर मेरा VBE वेरी करेगा तो IE वेरी करने लगेगा। अब हम जानते हैं जो कलेक्टर करंट होती है आपकी, वो इनपुट यानी कि इनपुट करंट यानी कि एमिटर करंट की ही एक फैक्टर होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था IE इज इक्वल टू क्या था, IB प्लस IC। ठीक है, या IE, अगर IB मेरी बहुत कम है तो IE जो है लगभग IC के इक्वल थी, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो इससे पता लगता है कि जो कलेक्टर करंट है वो भी एमिटर करंट की ही एक फैक्टर है, यानी कि इस पे डिपेंड करती है। अगर मेरी IE वेरी करती है IC भी मेरी वेरी करेगी। ठीक है, रिमेम्बर कि
क्योंकि अगर मेरी आई वेरी कर रही है सो मेरी आई सी भी वेरी करेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, वेरिएशन आने लग जाएंगे कलेक्टर करंट में। और जब ये करंट जो है मेरी पास होगी आपके लोड रेजिस्टेंस से, अब ये आरएल से जब ये पास होगी, ठीक है, सो आउटपुट वोल्टेज मेरे को मिलेगा। वेरिंग वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज वो यहाँ पर मिल जाएगा। और जो ये आउटपुट वोल्टेज होगा वो वीएस का यानी कि इनपुट वोल्टेज का मल्टीपल टाइम होगा। ठीक है, अब इसकी हम इतनी डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखें जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो मुझे इनपुट सिग्नल का लगभग 125 टाइम्स मिलता है। लगभग इतना ज्यादा मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल का यानी कि वीएस का 125 टाइम्स मिल जाता है। इसमें जो याद रखने की बात है वो है आपका एक ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कई बार पूछ लिया जाता है, वो है वोल्टेज गेन। ठीक है, सो आप इसको याद रखें। फर्दर जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसमें भी आपको याद आएगा कि जो वोल्टेज गेन है या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन या वोल्टेज गेन। ठीक है, जो मेरा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन है वो क्या होता है, वो होता है, उसको डिनोट करता हूं मैं ए से, और वो होता है आपका आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, यानी कि वी नॉट बाय वी एस। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि वोल्टेज गेन या फिर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन आपका क्या होता है, वी नॉट बाय वी एस, यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली हम इसको इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे टॉपिक हैं जैसे कि ऑपरेटिंग पॉइंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको देना जरूरी है। सो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इन जनरल आप समझ लीजिए कि किसी भी ट्रांजिस्टर के बारे में पता करना है मुझे कि वो कैसा बिहेव करेगा सर्किट में, तो उसके लिए मुझे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दो टाइप की होती हैं बेसिकली। एक होती है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए जनरली थोड़ा सा बता दो आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि कोई भी मैं आपका कर्व अगर ड्रॉ करता हूं किस किस के बीच में, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में। रिमेम्बर, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है तो ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो होगा इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, यानी कि आउटपुट वोल्टेज की कुछ वैल्यू पर, दी हुई वैल्यू पर जो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करूंगा उसको मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहूंगा। ठीक है, दूसरा जो मेरा है वो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से जैसे क्या पता लग रहा है आपका आउटपुट, तो इसमें यानी कि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की बात होगी। सो कोई भी गिवन इनपुट करंट पर, रिमेम्बर, कोई भी गिवन वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट पर जो मैं आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज में ग्राफ ड्रॉ करूंगा वो मेरी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएंगी। ठीक है, आपको इसका सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहा हूं क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट को समझने के लिए इसको भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जैसे कि एक आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, ये है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। ये क्या है, आपकी सीई कॉन्फ़िगरेशन में ग्राफ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस की थी, कई कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉन्फ़िगरेशन और सीसी कॉन्फ़िगरेशन। सो ये है मेरा सी कॉन्फ़िगरेशन में। सी कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है कि जो आउटपुट करंट होती है वो है मेरी आईसी से डिनोट करता हूं, उसको मैंने लिया है आपका वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस पर, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो है VCE, उसको लिया है मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। सो अगर आप कुछ ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, यानी कि कुछ वैल्यूज जो है मेरी इनपुट करंट की वो डिफरेंट वैल्यूज मेरी, यानी कि IB अगर मेरी 0 है सो कुछ ग्राफ जो है IC और VCE में इस तरीके से आएगा, और अगर IB की वैल्यू 20 माइक्रो एम्पियर है तो ये कर्व जो है थोड़ा ऊपर आएगा। सिमिलरली ऐसे चलते जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा IB के डिफरेंट वैल्यू
वैल्यूज पर। ठीक है, सो इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि IB की वैल्यू अगर 0 है तो उससे नीचे का जो ग्राफ है वो कट ऑफ रीजन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो मैंने ब्लैक से आपको ये डिनोट किया हुआ है ये है कट ऑफ रीजन। रीजन्स के बारे में पता होना जरूरी है। सो ये जो रीजन है आपका IB इक्वल टू 0 से नीचे, ये है आपका कट ऑफ रीजन। और ये जो इससे ऊपर का रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन कहलाता है आपका एक्टिव रीजन। ठीक है, और इससे इस साइड का रीजन, यानी कि ये जो लाइन है इससे इस साइड का रीजन जो है ये कहलाता है आपका सैचुरेशन रीजन। ठीक है, ये रीजन्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये रीजन्स ही आपको थोड़े से समझ में आ गए तो ऑपरेटिंग पॉइंट वगैरह से रिलेटेड जो कुछ बातें हैं वो भी समझने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। सो ये कुछ इसके बारे में, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी रीजन्स के बारे में। होप कि आपको ये समझ में आई होगी कि हम जब ऑपरेटिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी लोड लाइन। ठीक है, डीसी लोड लाइंस के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूं, क्योंकि ऑपरेटिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए ये कुछ टर्म्स जो है ये समझनी बहुत जरूरी है। सो डीसी लोड लाइंस की सहायता से बेसिकली हम जो हमारा एम्पलीफायर है, परफॉर्मेंस जो है एम्पलीफायर की, उसको समझ सकते हैं। इन जनरल आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट आता है क्यू पॉइंट, या जिसे क्विसेंट पॉइंट भी कहते हैं। क्यू पॉइंट एक क्विसेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए मैंने कोई भी इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किया है सर्किट के ऊपर। ठीक है, कोई भी एसी इनपुट सिग्नल अगर मैंने सर्किट के ऊपर अप्लाई नहीं किया है, सो उस कंडीशन को मैं कहता हूं क्विसेंट कंडीशन। ठीक है, उस कंडीशन को मैं क्या कहता हूं, क्विसेंट कंडीशन। ठीक है, सो डीसी लोड लाइंस की अगर मैं बात कर रहे थे तो डीसी लोड लाइन, जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सो ये जनरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ही एक लाइन है जो ड्रॉ की जाती है, उसको मैं कहता हूं डीसी लोड लाइन्स। ठीक है, अब डीसी लोड लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है, इसके लिए कॉन्सेप्ट जो डिजाइन किया गया है वो ये है कि अगर मैं आईसी के ऊपर बात करूं, सो यहाँ पे मैं एज्यूम करूंगा अगर आईसी कोई पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं कि यहाँ पर VCE मेरा 0 है। ठीक है, IC पर VCE मेरा 0 है और VCE पर IC मेरा 0 है। ठीक है, ये आप जनरली समझ लें, IC पर VCE 0 है और VCE पर IC 0 है। तो उस तरीके से जो कोई मेरी लाइन ड्रॉ होगी उसे मैं कहूंगा डीसी लोड लाइन। और वो जब मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखती है, जो मैंने ब्लैक कलर से नोट की हुई है, इसे कहते हैं हम डीसी लोड लाइन। ठीक है, अब जो बात करूं मैं ऑपरेटिंग पॉइंट की, या जिसे क्यू पॉइंट भी कहते हैं, ये क्विसेंट पॉइंट भी कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जब कोई ऐसी सिग्नल आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, सो उस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, आपकी क्विसेंट कंडीशन कहूंगा। ठीक है, सो ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में एक जनरल आइडिया आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। कि ऑपरेटिंग पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अब इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि ये मेरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे आना चाहिए। सो उसके लिए मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, या आप कहते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एक ड्रॉ की है। सिंपली ये है कि एमीटर जो है मैंने उसको कॉमन किया हुआ है। ठीक है, बेस में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, उसके साथ बैटरी कनेक्ट है। सिमिलरली कलेक्टर के साथ में एक बैटरी कनेक्ट है एक रेजिस्टेंस के थ्रू। इन जनरल आप लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सिंपल एक सर्किट मैंने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, सो अब बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट को मैं 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3 या फिर आप कह सकते हैं 3 केस में सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर मेरा Q1 जो है, ठीक है, ये Q1 है मेरा, अगर ये मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है, अगर Q1 मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरा रीजन है ये लगभग मेरा एक्टिव रीजन कहलाता है। ठीक है, ये जो मेरा एक रीजन था ये मेरा कट ऑफ रीजन था, और ये जो इस साइड का ये जो मेरा रीजन था ये था मेरा सैचुरेशन रीजन। तो अगर मैं Q1 को सेलेक्ट करता हूं अपना ऑपरेटिंग पॉइंट, तो आप देख सकते हैं ये लगभग सैचुरेशन रीजन के नियर जा रहा है, सैचुरेशन रीजन के पास आ रहा है। ठीक है, सो अगर सैचुरेशन रीजन के पास होगा तो बेसिकली कुछ डिस्टॉर्शंस आएंगे। ठीक है, डिस्टॉर्शन जब आएंगे तो जो मेरा एसी इनपुट सिग्नल मैं अप्लाई कर रहा हूं उसका जो मेरा पॉजिटिव साइकिल है वो हट जाएगा या क्लिप्ड ऑफ हो जाएगा।
सिंपली आप इसको ये ध्यान रखें कि Q1 को अगर मैं ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट करता हूं तो सैचुरेशन रीजन के पास होगा, और सैचुरेशन रीजन के पास होगा तो इसका मतलब कुछ डिस्टॉर्शन आएंगे और इनपुट सिग्नल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्लिप्ड ऑफ हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपका सिलेक्ट करता हूं Q2, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट अगर मैं Q2 सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ रीजन के पास जा रहा है। ठीक है। और जब कट ऑफ रीजन के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कुछ डिस्टॉर्शन होंगे, और जब डिस्टॉर्शन होंगे सो इस केस में जो इनपुट सिग्नल है मेरा उसका निगेटिव साइकिल जो है वो क्लिप्ड ऑफ हो जाएगा। ठीक है। सो मुझे क्या करना है कि अपने Q पॉइंट को, एक क्यूसेंट पॉइंट को इन दोनों के मिड में यहां पर सिलेक्ट करना है। ठीक है। अगर सपोज कीजिए मैंने ऑपरेटिंग पॉइंट अपना Q यानी कि इस तरीके से यहाँ पे मिड में सिलेक्ट किया है, सो इस तरीके से क्या होगा, सिग्नल क्लिप ऑफ नहीं होगा, यानी उसका कोई भी पोर्शन एक तरीके से नहीं हटेगा या डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है। सो इसीलिए Q पॉइंट को मुझे एक सही वे में या सही पॉइंट पर रखना बहुत जरूरी है ताकि उसमें डिस्टॉर्शन ना हो। होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज भी आ जाती है, आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि एक इसमें होता है आपका स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि जनरली आपका जो Q पॉइंट है उसको कहां पर रखना है, उसके लिए एक टर्म डिवाइन की जाती है जिसको स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, वो है S। S जो है ये आपका होता है DIC अपॉन DICO। IC आप समझ गए होंगे, वो है आपकी कलेक्टर करंट, और ICO जो है, ICO आपकी क्या है, ये आपकी रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ठीक है। सो आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। होप कि ये काफी कवर कर लिया है हमने ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में और ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है ये पोर्शन, लेकिन फिर भी फर्दर समझने के लिए ये टॉपिक्स काफी इम्पोर्टेंट हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो ये हमें काफी मोटिवेट करता है और फर्दर हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। थैंक यू वेरी मच।